सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी सरकार हमारी हर डिजिटल हरकत पर, हर एक क्लिक पर नजर रख रही है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ एक दशक पहले तक एक पागलपन भरी साजिश की थ्योरी माना जाता था। ये सुनने में ही कितना बड़ा दावा लगता है ना। इतना बड़ा कि ये सच हो ही नहीं सकता। सही कहा ना। देखिए, 2013 से पहले तक अगर कोई ये कहता कि एक लोकतांत्रिक सरकार अपने ही नागरिकों की बड़े पैमाने पर जासूसी कर रही है, तो ज्यादातर लोग शायद हंस पड़ते। इसे पूरी तरह से नामुमकिन और अलोकतांत्रिक माना जाता था। तो चलिए जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर ये आइडिया इतना अविश्वसनीय, इतना नामुमकिन लगता ही क्यों था? क्यों इससे एक थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा था? इसके पीछे असल में 3 बड़े कारण थे। पहला, इंटरनेट पर हर सेकंड हर मिनट इतना ज्यादा डेटा बनता है कि उसे इकट्ठा करना और स्टोर करना तकनीकी तौर पर लगभग नामुमकिन सा लगता था। दूसरा, भाई ये तो लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों के ही खिलाफ है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन हाँ, एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें सिक्योरिटी रिसर्चर्स, हैकर्स और कुछ सिविल राइट्स ग्रुप शामिल थे, जो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि देखिए ये मुमकिन है। पर आम जनता, मेनस्ट्रीम मीडिया और जाहिर है सरकारी अधिकारियों ने इन सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। और फिर साल आया 2013 और एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। वो जो कल्पना और हकीकत के बीच की एक धुंधली सी दीवार थी, वो पूरी तरह से ढह गई। ये नाम है एडवर्ड स्नोडेन का। उस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनएसए के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एनएसए के अंदरूनी दस्तावेज लीक कर दिए और ये पहला ठोस सबूत था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 9/11 हमलों के बाद पनपीं, जब एक नेवर अगेन वाली सिक्योरिटी की मानसिकता हावी हो गई। इसी माहौल में 2000 के दशक में प्रिज्म और एक्स की स्कोर जैसे सीक्रेट प्रोग्राम बने, जो सीधे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सर्वर से डेटा उठा रहे थे। और आखिरकार 2013 में स्नोडन के जरिए ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। जो बात पहले सिर्फ एक थ्योरी थी, एक क्या हो अगर वाली बात थी, वो अब एक दस्तावेजों से साबित हुई हकीकत बन चुकी थी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब एक कंफर्म्ड सरकारी प्रोग्राम बन चुकी थी। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा निगरानी का जाल ये आखिर काम कैसे करता था? चलिए इसकी बनावट को समझते हैं और कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर करते हैं। सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मेटा डेटा। ये वो नहीं है जो आपने ईमेल या मैसेज में लिखा है। ये उस मैसेज के बारे में जानकारी है। मतलब आपने किससे बात की, कब की, कहां से की और कितनी देर तक की। सोचिए, ये आपके खत का लिफाफा है, खत नहीं। और ये लिफाफा भी अपने आप में बहुत कुछ बता सकता है। तरीका चौंकाने वाला था, पर बहुत सीधा था। स्टेप 1, सब कुछ इकट्ठा कर लो। इंटरनेट की जो मेन लाइनें हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, वहीं से सारा डेटा खींच लो। स्टेप 2, इस सारे डेटा को एक बहुत बड़े डेटाबेस में जमा कर लो। और स्टेप 3, बाद में जब जरूरत पड़े तो उस जमा किए हुए डेटा में पीछे जाकर किसी को भी खोज लो। मतलब सवाल बाद में पूछो, डेटा पहले इकट्ठा करो। और ये डेटा आ कहां से रहा था? जवाब है, हर जगह से। इंटरनेट की मेन फाइबर ऑप्टिक केबल से, समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल से, और तो और बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सर्वर से सीधे। इस प्रोग्राम का स्केल हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं था कि कोई एजेंट बैठकर एक एक का ईमेल पढ़ रहा था। नहीं, ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम था। इसका काम था पहले सबका डेटा इकट्ठा करना और फिर कीवर्ड्स और पैटर्न के आधार पर उसे छानना। मतलब ये किसी खास व्यक्ति को टारगेट करने वाली निगरानी नहीं थी, ये सब पर नजर रखो वाली निगरानी थी। स्नोडन के इन खुलासों ने वाकई दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन इसकी जो विरासत है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके कुछ अच्छे नतीजे भी निकले और कुछ बहुत बुरे भी। बुरे नतीजे तो बिल्कुल साफ थे। लोगों की डिजिटल प्राइवेसी को जो नुकसान हुआ वो शायद कभी ठीक नहीं हो सकता। अमेरिका के अपने सहयोगी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए और एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हुआ। मतलब लोगों में एक डर बैठ गया कि शायद हमें कोई देख रहा है, जिससे लोग खुलकर अपनी बात कहने से डरने लगे। और सोचिए, ये कितना बड़ा विश्वासघात था कि अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी नेताओं की भी जासूसी कर रहा था। जब ये बात सामने आई कि जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का फोन भी टैप किया जा रहा था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल आ गया था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प,
एक तरह से कहें तो आयरॉनिक मोड़ भी आया। इस बड़े खुलासे ने आम लोगों को अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक कर दिया। नतीजा, सिग्नल जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स फेमस हो गए। लगभग हर वेबसाइट पर HTTPS एक स्टैंडर्ड बन गया और VPN जैसी चीजें आम लोगों के बीच भी पॉपुलर हो गई। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो सब कुछ देखने के लिए बनाया गया था। उसी की वजह से एक ऐसी दुनिया बनी जहां छिपने के तरीके और भी ज्यादा मजबूत और आम हो गए। ये एक ऐसी विडंबना है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ एक दिलचस्प साजिश की कहानी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, पावर और कंट्रोल को लेकर एक बहुत गंभीर चेतावनी है। ये समझना जरूरी है कि NSA का जो मॉडल था वो चीन या रूस जैसा नहीं था। चीन में निगरानी खुलेआम होती है, लोगों को दबाने के लिए। रूस में ये सूचना पर कंट्रोल करने के लिए होती है। लेकिन NSA का मॉडल एक लोकतंत्र के अंदर कानूनी दांव-पेंच के साथ और पूरी तरह से छिपकर काम कर रहा था। और शायद इसीलिए इस पर यकीन करना इतना मुश्किल था। और यही सबसे जरूरी बात है, ये कुछ बुरे लोगों का काम नहीं था। नहीं, ये एक सिस्टम का नतीजा था। एक ऐसा सिस्टम जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने, 9/11 के बाद के राजनीतिक दबाव और एक कमजोर निगरानी सिस्टम की वजह से अपने आप बन गया था। तो असली सबक ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या-क्या कर सकती है, क्योंकि वो तो बहुत कुछ कर सकती है। असली सवाल ये है कि क्या हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम, हमारी संस्थाएं उसे रोकने के लिए, उसे काबू में रखने के लिए तैयार हैं? और यही वो सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा फिर से हो सकता है। असली सवाल तो ये है कि अगर ये आज हो रहा हो तो क्या हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई सिस्टम मौजूद है?